हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट को में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको आसान शब्दों में जीवन परिचय बताऊंगी जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे जन्म। हम जो भी हेडिंग लिखेंगे हमें उसे अंडरलाइन करना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है इस तरीके से आपको सभी हेडिंग को अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहली हेडिंग है हमारी जन्म। जन्म में हमें लिखना है श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। जगह का नाम है फर्रुखाबाद और सन 1907 में इनका जन्म हुआ था। माता पिता का नाम, यानी कि जन्म के बाद आता है माता पिता का नाम। इस हेडिंग को भी हमने अंडरलाइन करनी है। इनके पिताजी श्री गोविंद प्रसाद और माँ का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। ये इनके पिता का नाम है और ये इनकी माता का नाम है। महादेवी की माँ कावित्री और नाना जी कवि थे, यानी कि इनकी माँ जो थी वो एक कावित्री थी और नाना जी एक कवि थे। अब देखते हैं इनकी शिक्षा दीक्षा। अगर लेखक या कवि के पालन पोषण के बारे में दिया गया हो तो आप माता पिता के नाम के बाद पालन पोषण की हेडिंग डाल करके उनका पालन पोषण लिख सकते हैं। और अगर नहीं दिया गया हो तो फिर आपको डायरेक्ट शिक्षा दीक्षा लिखनी है। तो आइए देखते हैं इनकी शिक्षा दीक्षा। शिक्षा दीक्षा में दिया गया है महादेवी जी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई, यानी कि इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था लेकिन इनकी पढ़ाई की स्टार्टिंग इंदौर से हुई। इन्होंने बाल्यकाल से ही कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया। बाल्यकाल का मतलब होता है बचपन से। उनकी प्रारंभिक रचनाएं चांद में प्रकाशित हुई। चांद में एक रचना संग्रह का नाम है जिनमें उनकी सभी प्रारंभिक रचनाएं यानी कि स्टार्टिंग की जितनी भी रचनाएं थी वो सब प्रकाशित हुई। शिक्षा समाप्त करने के पश्चात, यानी कि जब उनकी पढ़ाई खत्म हो गई उसके पश्चात उनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में हुई और बाद में वह उपकुलपति के पद पर आसीन हुई, यानी कि प्रयाग महिला विद्यापीठ में उनकी नियुक्ति हो गई और बाद में वह उस विद्यालय में एक पद पर आसीन हुई और पद का नाम है उपकुलपति। महादेवी जी को उनके काव्य संकलन नीरजा पर शैक्सपियर पुरस्कार तथा यामा पर मंगला प्रसाद पारितोषक से सम्मानित किया गया। यानी कि महादेवी जी की जो काव्य संकलन है उसका नाम है नीरजा और उस पर उन्हें पुरस्कार मिला। पुरस्कार का नाम है शैक्सपियर और फिर है एक और यामा जो उनका काव्य संकलन है उस पर उन्हें पुरस्कार मिला है मंगला प्रसाद पारितोषक, यानी कि ये अलग अलग पुरस्कार के नाम है। इसके बाद दिया गया है उन्हें पद्म भूषण अलंकार ज्ञानपीठ एवं भारत भारती पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, यानी कि उन्हें और भी कई सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिनके नाम यहाँ दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला है शैक्सपियर, फिर है मंगला प्रसाद पारितोषक, फिर है पद्म भूषण अलंकार ज्ञानपीठ और फिर है भारत भारती पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। महादेवी जी का जीवन संसार की वेदना पुलक और हास्य में होकर व्यतीत हुआ। वेदना पुलक और हास्य का मतलब है इनका जीवन खुशियों में व्यतीत हुआ। वे अत्यंत सरल सात्विक एवं स्नेहमयी प्रकृति की थी, यानी कि महादेवी वर्मा का जो नेचर था वो काफी सरल था, स्नेहमयी था और सात्विक था। वो हर किसी के साथ प्रेम से रहती थी, प्रेम से व्यवहार करती थी, इसीलिए इनका जीवन खुशियों में बीता। उन्हें हिंदी संसार ने आधुनिक मीरा की उपाधि दी है, यानी कि हिंदी संसार से उन्हें एक उपाधि भी मिली है और उपाधि का नाम है आधुनिक मीरा, यानी कि इस युग की मीरा। इसके बाद दिया गया है इनकी मृत्यु में हमें लिखना है महादेवी वर्मा 1987 में स्वर्गवासी हुई, यानी कि महादेवी वर्मा जी की मृत्यु 1987 में हो गई। मृत्यु के बाद हमने हेडिंग डाली है रचनाएं, जिसे कि हमने अंडरलाइन करा हुआ है। रचनाएं में आप चाहे तो पॉइंट बना करके लिख सकते हैं या फिर बिना पॉइंट बनाए भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए अगर आप रचनाएं में पॉइंट बना करके लिखते हैं तो ये देखने में कुछ ज्यादा ही इम्प्रेसिव लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। तो आप इस तरीके से लिखिएगा तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर सब हेडिंग डाली है। हेडिंग के बाद आती है हमारी सब हेडिंग। सब हेडिंग में हमने डाला है कविता संग्रह, यानी कि इनकी जो रचना है 3 प्रकार की है। एक तो कविता संग्रह, फिर है निबंध रेखा चित्र और फिर है आलोचना। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले कविता संग्रह सब हेडिंग इसलिए डाली है क्योंकि इसमें हम केवल कविता संग्रह का नाम बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे निबंध रेखा चित्रों के नाम और फिर आलोचना के नाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कविता संग्रह। कविता संग्रह में दिया गया है निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, सांध्य गीत, दीपशिखा और परिक्रमा। फिर है निबंध रेखा चित्र, इसमें हमें केवल निबंध और रेखा चित्रों के नाम लिखने हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार और पथ के साथी। फिर है आलोचना, यहाँ पर आलोचना का नाम दिया गया है हिंदी का विवेचनात्मक गद्य।
तो यहाँ पर हमने लिखी थी रचनाएं। रचनाएं के बाद हमें हेडिंग डालनी है काव्यगत विशेषताओं की। अब देखते हैं हमें काव्यगत विशेषताओं में क्या लिखना है। महादेवी वर्मा की जो भी काव्यगत विशेषताएं हैं हमें यहाँ पर वही चीजें लिखनी है। आप चाहे तो पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं या फिर पॉइंट बना के लिख सकते हैं। पॉइंट बना के लिखने से मार्क्स ज्यादा मिलते हैं और मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर पॉइंट बना के लिखेंगे। सबसे पहले पॉइंट में हमने लिखा है महादेवी जी के काव्य की मुख्य स्वाधारा वेदना है, उनकी समस्त रचनाएं इसी धारा से संचित है। यानी कि महादेवी वर्मा जी ने जितनी भी रचनाएं लिखी है उन सब की धारा एक ही है, स्वधारा वेदना। इसके बाद दूसरा पॉइंट में हमने लिखा है उन्हें पीड़ा में भी आनंद का अनुभव होता है, वे पीड़ा को प्रियतम का वरदान मानती है। यानी कि वह दुख में भी सुख का अनुभव करती है और दुख को वो प्रियतम का वरदान मानती है। इसके बाद दिया गया है तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में हमने लिखा है महादेवी जी अपनी पीड़ा को लोकव्यापी बना देती है, उनकी वेदना विश्व करुणा का रूप ले लेती है। यानी कि उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने पीड़ा को भी इस तरीके से प्रकट किया है कि वो लोगों के लिए करुणा का रूप ले लेती है। इसके बाद अगला पॉइंट में हमने लिखा है महादेवी जी के काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता दुखवाद है। यानी कि महादेवी जी की जो काव्य है उसमें सबसे बड़ी खासियत है उनकी दुखवाद। यह दुख कभी आराध्य के सुंदर समागम का साधन बनता है तो कभी स्वयं साध्य बन जाता है। यानी कि उन्होंने दुखों को इस प्रकार से वर्णन किया है कि वो सुंदर समागम बन जाता है, यानी कि खुशियों का कारण बन जाता है और स्वयं साध्य बन जाता है। इसके बाद दिया गया है अगला पॉइंट दुखवाद उनकी रचनाओं में अत से लेकर इति तक समाहित है। यानी कि जिन रचनाओं में उन्होंने अपने दुख को स्पष्ट किया है उसमें उन्होंने उसका सॉल्यूशन भी बताया है साथ में। यानी कि दुख से बाहर किस तरीके से निकला जाए, तो उनकी रचनाओं में अत से इति तक समाहित है। फिर दी गई है महादेवी के काव्य में रहस्यवाद एवं छायावाद दोनों काव्य धाराओं की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यानी कि इनकी जो रचनाएं थी वो दो प्रवृत्तियों की थी, रहस्यवाद और छायावाद। इसके बाद है उनका रहस्यवाद वेदना की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है। यानी कि उनकी जो रहस्यवाद रचना है वो सब वेदना की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है, यानी कि उसमें वेदना को स्पष्ट किया गया है। लास्ट जो हमने लिखा है पॉइंट ये है प्रकृति के प्रति उनका विशेष अनुराग है। यानी कि उन्होंने अपनी कई सारी रचनाओं में प्रकृति का उल्लेख किया है, प्रकृति के बारे में लिखा है। आत्मा और परमात्मा के मध्य प्रकृति की तदात्मा स्थापित करती है। यानी कि उनकी जो रचनाएं हैं उनमें उन्होंने आत्मा और परमात्मा के मध्य प्रकृति के बारे में बताया है। अब देखते हैं इनकी भाषा शैली। काव्यगत विशेषता के बाद हम हेडिंग डालेंगे भाषा शैली और हमें लिखना है अब भाषा शैली। आप चाहे तो काव्यगत विशेषता लिख भी सकते हैं या फिर आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। भाषा शैली में दिया गया है महादेवी जी की भाषा संस्कृत गर्भित खड़ी बोली है। यानी कि इनकी जो भाषा है उसमें संस्कृत मिक्स है और खड़ी बोली है। प्रारंभ में उन्होंने ब्रज भाषा में भी रचनाएं की पर बाद में खड़ी बोली को ही रचनाओं का माध्यम बनाया। यानी कि स्टार्टिंग में जो उनकी रचनाएं थी वो ब्रज भाषा में लिखी गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने फिर खड़ी बोली में रचनाएं लिखना शुरू किया, तो उसके बाद उन्होंने अपनी सारी रचनाओं को खड़ी बोली में ही लिखा। उनकी भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता होने के बावजूद भी वे अत्यंत सुंदर, मधुर और कोमल है। यानी कि उनके भाषा में जो कठिन शब्द है, तत्सम शब्द वो भी हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी भाषा है वो फिर भी शुद्ध, मधुर और कोमल लगती है। यानी कि समझने में आसान लगती है। कहीं कहीं पे वह उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग करती है। यानी कि उर्दू के वर्ड्स का भी यूज किया गया है उनकी भाषा में। उनकी शैली अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करने में सक्षम है। जैसे कि इनके काव्यगत विशेषताएं बताया गया था कि ये दुख को भी इस प्रकार से स्पष्ट करती है, पीड़ा को भी इस प्रकार से स्पष्ट करती है कि वो सुख में परिवर्तित हो जाता है। वही यहाँ पर बताया गया है कि इनकी शैली अमूर्त भावों को भी मूर्त रूप प्रदान करने में सक्षम है। अब हमें सबसे लास्ट में लिखना है साहित्य में स्थान। इसमें हम बताएंगे कि साहित्य में इनका कितना महत्व रहा है। महादेवी जी की गणना प्रसाद पंत एवं निराला जी की तरह छायावाद के आधार स्तंभों में भी की जाती है। यहाँ पर महादेवी जी की वैल्यू बताई गई है साहित्य में। जितनी वैल्यू प्रसाद पंत और निराला जी की थी उतनी ही वैल्यू महादेवी जी की भी थी। प्रसाद पंत एवं निराला जी, इन सभी छायावाद कवियों में महादेवी जी का भी नाम गिना जाता है, पर उनका छायावाद उनका स्वयं अनुभूत है। यानी कि छायावाद में इन्होंने स्वयं की अनुभूति की है। उन्होंने आधुनिक युग की कविताओं को स्वयं अधिक प्रभावित किया है। उन्हें भाव और संगीत की सामग्री कहा जा सकता है।
यानी कि इन्होंने अपनी रचनाएं, कविताओं को भी प्रभावित ढंग से लिखा है और उन्हें भाव और संगीत की सामग्री कहा जा सकता है। और महादेवी वर्मा जी की जो कविताएं हैं प्रभावित, उन्हें भाव और संगीत की सामग्री भी कहा जा सकता है। तो ये थे महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे पहले मैं जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में बता चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है महादेवी जी के जीवन परिचय के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया गया है, PDF में आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।